हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो का अपना एम होने वाला है वो है कि टेस्ट हमने दे दिया है। अब उस टेस्ट को देने के बाद उस टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि टेस्ट का एनालिसिस भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट सीरीज़ का। क्योंकि अगर हम टेस्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे तो अपनी गलतियाँ नहीं पहचान पाएंगे। अपनी गलतियाँ नहीं पहचानोगे तो उनको ठीक कैसे करोगे, और जब अपनी गलतियाँ ही ठीक नहीं कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ देने का फ़ायदा क्या। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ देने के साथ साथ अपने जो टेस्ट हैं उनके रिजल्ट का एनालाइज करना, उनकी मिस्टेक्स निकालना और उन मिस्टेक्स को ठीक करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि आपको टेस्ट के बाद में, मतलब टेस्ट देने के बाद में जब रिजल्ट आ जाए उस टेस्ट का, तो उसके बाद में आपको क्या क्या काम करने चाहिए। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे से वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट थिंग दैट आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स कट कहाँ रहे हैं और क्यों कट रहे हैं। ठीक है, मार्क्स कहाँ कटेंगे, क्वेश्चंस में कटेंगे, पर क्यों कटेंगे, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बेसिकली मेरे हिसाब से 3 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण हो सकता है नॉट एबल टू रिकॉल कॉन्सेप्ट, कि जो क्वेश्चन है आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए, बट आप उस टाइम में उस कॉन्सेप्ट को याद नहीं कर पा रहे, इस वजह से आपकी गलतियां हो गई। ठीक है, इस वजह से आपके मार्क्स कट हो गए। दूसरा क्या कारण हो सकता है, नॉट एबल टू डिसाइड अप्रोच, कि आपको ये तो पता चल गया कि इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, पर इसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, वो अप्रोच आप फाइंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ और आपके मार्क्स कट हो गए। तीसरा क्या है, सिली मिस्टेक। ठीक है, सिली मिस्टेक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है और बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। बेसिकली सिली मिस्टेक्स होती क्या है, अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाए, आप सॉल्व नहीं कर पाए, उसके बाहर अगर आपको वो क्वेश्चन दिया जाए और आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, इसका मतलब आपने वहाँ पे एग्जाम में सिली मिस्टेक की है। ठीक है, बेसिकली सिली मिस्टेक्स में अपन क्या क्या हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है, 2+2 कभी कभी 6 भी लिख देते हैं हम लोग। दीज आर द कॉमन कैलकुलेशन मिस्टेक्स। डिवाइड करने में मिस्टेक कर दी, पॉइंट के आगे की मिस्टेक कर दी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना था, डिवाइड बाय 1000 करा है, कैलकुलेशन मिस्टेक। सेकंड, नॉट रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, कि हमने क्वेश्चन ही प्रॉपरली नहीं पढ़ा एग्जाम में, पूछा कुछ था लिख कुछ है। ठीक है, या फिर डेटा कुछ दिया था, हमने गलत डेटा डाल के सॉल्व कर दिया, सॉल्व बिल्कुल ठीक करा, आंसर फिर भी रॉन्ग आया। दीज आर द सिली मिस्टेक्स। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट कारण यहाँ पे छिप जाएगा, तो इधर लिख देता हूँ छोटा सा 3। तीसरा कारण क्या हो सकता है अपना, रॉन्ग आंसर। और ये तो ऐसा कारण है ना जिसके बाद आपको खुद में शर्म आएगी कि ये चीज़ मैं करके आया। लाइक कि मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर निकाला बी, वहाँ पे टिक करके आ गया सी, है ना, कि रॉन्ग आंसर ही मैंने एंटर कर दिया। तो ये तो ऐसा कारण है जिस पे आपको खुद पे शर्म आई, पर ये भी इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ा कारण है। मेरे साथ में जो मोस्ट ऑफ द कारण है ना जो होता था, वो ये थर्ड वाला होता था मेरे साथ में। सोच रहे हो कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर भी सही निकाल लिया, पर वहाँ पे गलत डाल के आ गया, फिर बाद में खुद में सोच रहा हूँ कि यार मैंने ये आंसर कैसे डाल दिया। तो मेरे हिसाब से ये सारे कारण हो सकते हैं कि आपके मार्क्स क्यों कटे होंगे पेपर में। ठीक है, पहला कि आपको कॉन्सेप्ट ही ध्यान नहीं आया,
दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान आ गया पर अप्रोच ध्यान नहीं आ रहा कि मैं किस अप्रोच से आगे बढ़ूं, ये समझ में नहीं आया। और तीसरा सिली मिस्टेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें टेस्ट दे दिया हमने, टेस्ट के जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को देख के आइडेंटिफाई करो कि कारण क्या है, बेसिकली कि व्हाई योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, है ना। लाइक अगर हम किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले बीमारी को ढूंढना ज़रूरी होता है ना, फिर उसके बाद ही तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। उसी तरीके से अगर एग्जाम्स में मार्क्स बढ़ाने, टेस्ट में मार्क्स बढ़ाने, तो पहले हमें रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चंस गलत क्यों हो रहे हैं, उसके बाद हम उस रीज़न को ठीक करेंगे। तो अगर आपने ये कारण आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद हम इन कारण को सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो फर्स्ट कारण क्या था अपना, नॉट एबल टू रिकॉल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है लैक ऑफ रिवीजन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ अभी अभी पढ़ी है, उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा जल्दी ध्यान में आएगा कि आपने कोई चीज़ 2 महीने पहले 3 महीने पहले पढ़ी थी, उसका कॉन्सेप्ट जल्दी ध्यान आएगा। ऑब्वियसली जो चीज़ जस्ट अभी पढ़ी थी उसका कॉन्सेप्ट जल्दी ध्यान आएगा, है ना। अब सपोज करो कि जो 3 महीने पहले चीज़ पढ़ी थी, अगर उसको तुम इन 3 महीने में 6 बार फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहते, तो ऑब्वियस ही बात है जो जस्ट अभी पढ़ा ना, उससे भी जल्दी वो ध्यान आता जो 3 महीने पहले पढ़ा था। इट इज़ द पावर ऑफ रिवीजन। तो फ्रीक्वेंट रिवीजन इज वेरी वेरी नेसेसरी इफ योर प्रॉब्लम इज कि यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, फ्रीक्वेंट रिवीजन। सेकेंड थिंग इज second thing is not able to find proper approach। अगर ये रीजन है कि अपन प्रॉपर अप्रोच फाइंड नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसमें क्या है कि पहले आपने कॉन्सेप्ट तो रिकॉल आ गया, आपको कॉन्सेप्ट तो ध्यान आ गया, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो दिमाग में एकदम बढ़िया से फिट है। इट मीन्स कि आपका रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करें, अप्रोच क्या करें, ये ध्यान नहीं आ रहा। तो इसका क्या रीजन है, इसका सॉल्यूशन है डू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एज प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपको अप्रोच फाइंड नहीं कर पा रहे ना, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करो प्रैक्टिस में। ठीक है, जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगोगे ना, तो आपको उस क्वेश्चंस का अप्रोच अपने आप दिमाग में बनने लगे। लाइक यू विल गेट टू नो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से मैं सॉल्व करूँ। ठीक है, एंड आई एम श्योर, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए, एक अच्छे खासे गुड नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस वैरायटी वाले सॉल्व किए, तो गेट एग्जाम में, टेस्ट सीरीज में, हर जगह पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आपके सिमिलर होंगे। बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको एकदम यूनिक मिलेंगे। ठीक है, मोर देन 50% क्वेश्चंस आपको सिमिलर ही मिलेंगे। तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की। इसके साथ में एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि एक टिप तो आपकी हो गई, डू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। एक चीज़ और मैं बोलूँगा, try to solve with teacher and try to copy their approach।
ठीक है, हो सके ना तो किसी ना किसी टीचर के साथ में सॉल्व करो। टीचर के साथ में कैसे सॉल्व करें? जैसे क्लास में जो टीचर्स क्वेश्चंस करवाते हैं ना, क्वेश्चंस अगर तुमने वीडियो को तुमने पॉज किया, क्वेश्चंस को तुमने खुद से सॉल्व किया, यही गुड हैबिट होती है कि पहले टीचर के सॉल्व करने से पहले वीडियो पॉज करके अपन उसको खुद से सॉल्व कर ले। पर अगर तुमने उसको सॉल्व कर दिया, आंसर भी निकाल दिया, उसके बाद भी टीचर की अप्रोच देखो, उसके बाद भी टीचर का सॉल्यूशन देखो एंड ट्राई करो कि टीचर यहाँ पे किस तरीके से सोच रहा है, उस अप्रोच को तुम अपने अंदर कॉपी करो। ठीक है, वेन एवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन अलॉन्ग विद द टीचर, तो तुम्हारा एम सिर्फ आंसर निकालना नहीं होना चाहिए, टीचर जिस तरीके से सोच रहा है वो अप्रोच तुम्हें अपने अंदर लेके आनी है। ठीक है, लाइक कि इस तरीके के क्वेश्चंस थे, सर ने सबसे पहले ये चीज की, सर ने सबसे पहले इसमें ये फॉर्मूला लगाया था। अगर मेरे सामने भी इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया तो मैं भी सबसे पहले यही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूंगा कि लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर ये नहीं लग रहा होगा उसके बाद मैं दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूंगा। समझ रहे हो? तो टीचर्स का अप्रोच कॉपी करने की कोशिश करो। अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारे खुद के अप्रोच ना सही डायरेक्शन में बनेंगे। सही है। एंड द थर्ड रीजन इज सिली मिस्टेक। ठीक है, सिली मिस्टेक में क्या था अपने पास? कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर ओवरऑल अगर मैं सिली मिस्टेक्स की बात करूं तो सिली मिस्टेक्स को ठीक करने का क्या तरीका है? सबसे फर्स्ट तरीका है अल्टीमेट सॉल्यूशन। लिख देता हूं यहाँ पे, अल्टीमेट सॉल्यूशन। इंक्रीज योर अटेंटिवनेस। ठीक है, जितना हो सके ना उतना ज्यादा अटेंटिव रहने की कोशिश करो इन द एग्जाम। ठीक है, लाइक कि अगर तुम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना तो तुम्हारा 100% कॉन्सेंट्रेशन उसी क्वेश्चन के साथ में होना चाहिए। हर एक चीज को ना मन में रिकॉल करते हुए लिखो कि जस्ट लाइक कि अच्छा आर की वैल्यू 200 है तो 200 का डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये आ जाएगा। इस तरीके से ना हर एक चीज, हर एक कैलकुलेटिव स्टेप ना मन में रिकॉल करते हुए करो। अगर इतनी अटेंटिवनेस के साथ में करोगे ना तो बहुत कम चांस है कि सिली मिस्टेक्स होएं। ठीक है, अपना क्या होता है ना कि एग्जाम जब हम देते हैं ना तो अपना कहने को ध्यान सारा उस क्वेश्चन पे होता है, पर हमारा कुछ ध्यान उस क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन पे भी होता है, कुछ ध्यान उस क्वेश्चन के आगे वाले क्वेश्चन पे भी होता है, प्लस प्रेशर पे भी ध्यान होता है, लाइक कि टाइम कितना बचा है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बाकी हैं। ऑल्दो ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, बट वेन एवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन योर मैक्सिमम कंसंट्रेशन शुड बी एट दैट क्वेश्चन ऑनली, ताकि सिली मिस्टेक कम से कम हो। ठीक है, तो ओवरऑल सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने का अल्टीमेट सॉल्यूशन इज कि यू शुड ट्राई टू इंक्रीज योर अटेंटिवनेस। ठीक है, उसके अलावा उसका फर्स्ट सिली मिस्टेक कौन सी थी? कैलकुलेटिव मिस्टेक। तो उसका सॉल्यूशन अगर मैं बोलूं तो कैलकुलेटिव मिस्टेक का सॉल्यूशन मैं एक बता सकता हूं तुम्हें, क्या कि एग्जाम में जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वाले सम्स हैं काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। लाइक कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर थ्योरेटिकल, मोस्ट मीन्स हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आर थ्योरेटिकल, है ना। लाइक एल्गो वगैरह के हो गए क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी काफ़ी अच्छे खासे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते, तो काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तो सिली मिस्टेक्स हो नहीं सकती। कुछ सब्जेक्ट्स हो गए लाइक COA वगैरह जिसमें अच्छे खासे कैलकुलेशन के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो? कैन डू कैलकुलेशन रिव्यू। अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, तुम रिव्यू कर सकते हो। वहाँ पे रिव्यू करने में मुश्किल से तुम्हें कितने लगेंगे? मुश्किल से तुम्हें
30 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तुमने सारी कैलकुलेशन कर दी, उस कैलकुलेशन को एक बार थियोरली रिव्यू कर लो कि कैलकुलेशन ठीक की कि नहीं। मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे। ठीक है, और अगर तुम ऐसे रिव्यू करने की प्रैक्टिस रखोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें रिव्यू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस कंडीशन इसकी अटेंटिवनेस तुम्हारी अच्छी सी होनी चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि जो बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन है उनको एक बार रिव्यू करके देखो। नाउ सेकंड रीजन क्या था अपना, रॉन्ग वैल्यू। ठीक है, सेकंड था आपका कि आपने क्वेश्चन से गलत वैल्यू रीड की। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि जो भी तुम करो, जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस को पढ़ते रहो, उसमें जो जो वैल्यू तुम्हें मिलती रहे पेपर पे नोट करते चलो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता नोट करने में। ठीक है, लाइक कि तुम क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, वहाँ पे तुम्हें पता चला कि इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू इतनी है, तुमने पेपर पे नोट कर लिया आर इक्वल्स टू दिस। क्वेश्चन में पता चला कि इसकी वैल्यू इतनी है, तुमने पेपर पे नोट कर लिया दिस। ठीक है, जो जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है वो सारी ना पेपर पे नोट करते हुए चलो। अगर ऐसे चलोगे ना तो बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चंस की तुम वैल्यूज़ गलत लगा के तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, नाउ योर सेकंड सिली मिस्टेक इज सॉल्व। तो इसका सॉल्यूशन मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट डाउन गिवन वैल्यूज ऑन पेपर। ओके, कि जो भी क्वेश्चंस में वैल्यू गिवन है उनको पेपर पे लेके नोट डाउन कर लिया। नाउ द थर्ड रीजन इज, व्हाट वाज द थर्ड रीजन? थर्ड रीजन क्या था अपना? रॉन्ग आंसर। ठीक है, इस थर्ड रीजन का जो सॉल्यूशन है वो आपका अल्टीमेट वाला सॉल्यूशन ही है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हो, देन उसका रॉन्ग आंसर लगा रहे हो, तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपनी अटेंटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी एग्जाम में। ठीक है, अपनी अटेंटिवनेस बढ़ाओगे, क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करके आओगे, बस बात खत्म। तो यहाँ पर आपका जितने भी मतलब मार्क्स कटने के जितने भी रीजंस थे एग्ज़ाम में, वो सारे रीजंस यहाँ पे कवर हो चुके हैं। यहाँ पे मैं ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट सीखने की ऊपर तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है उसके बाद ही आप उसके टेस्ट दे रहे होगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो मार्क्स कटने के बेसिकली 3 रीज़न हो सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट आता है पर याद नहीं आ रहा, सेकेंड कॉन्सेप्ट भी याद आ गया पर आप अप्रोच फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, एंड थर्ड इज़ कि आपने अप्रोच भी फाइंड आउट कर दी, सॉल्व भी कर दिया, पर सिली मिस्टेक के कारण आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। और उन तीनों के अपन यहाँ पे डिटेल्ड में सॉल्यूशन देख चुके हैं। नाउ यहाँ से यहाँ पर मतलब यहाँ तक करने के बाद ना आपको पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चंस क्यों गलत हुए। ठीक है, अब जो पूरा टेस्ट है, अब आपने एक एक क्वेश्चंस का रीज़न तो फाइंड आउट कर लिया कि ये क्वेश्चन हमारा इसके कारण गलत हुआ, ये क्वेश्चन आपका इसके कारण गलत हुआ, ये क्वेश्चन आपका इसके कारण गलत हुआ। अब इस पूरे टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें? तो आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था? फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आपने हर एक गलत क्वेश्चन के पीछे का कारण तो फाइंड आउट कर लिया उन 3 में से, ये क्वेश्चन का कारण ये था, ये क्वेश्चन का कारण ये था, ये क्वेश्चन का कारण ये था। अब आपने क्या करना है? नाउ आपको पूरे टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो उसके लिए क्या करना है? डिवाइड द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के माध्यम से किसको डिवाइड कर रहे हो? कॉन्सेप्ट्स को।
इन these two categories। ठीक है, कौन सी दो कैटेगरी है अपनी? ये वाली पहली कैटेगरी है ये, लैक ऑफ प्रैक्टिस, एंड सेकेंड कैटेगरी अपनी लैक ऑफ रिवीजन। ठीक है, मीन्स कि आपने सबसे पहले टेस्ट दिया, टेस्ट में आपके क्वेश्चंस गलत हुए, आपने हर एक क्वेश्चन का कारण फाइंड आउट किया। जो सिली मिस्टेक्स थी वो तो आपको हर एक टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आए सिली मिस्टेक के कारण तो सेम ही रहेंगे, तो सिली मिस्टेक्स तो आपको सुधारते रहना है। ठीक है, सुधारते रहना है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए, उन क्वेश्चंस के गलत होने के कारण के बेस पे उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को आपको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करना। पहली कैटेगरीज कौन सी? लैक ऑफ प्रैक्टिस, एंड सेकेंड कैटेगरीज लैक ऑफ रिवीजन। ठीक है, लाइक कि आपने कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग का टेस्ट था, आपने सी प्रोग्रामिंग का कर लिया, एंड आपका पॉइंटर के क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो रहे हैं। गलत हो रहे हैं इन द सेंस कि आपको उसका कॉन्सेप्ट तो पता है पर आपको अप्रोच समझ में नहीं आ रहा। अब अप्रोच समझ में नहीं आ रहा, इट मीन्स कि पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट में आपके प्रैक्टिस की कमी है। तो आपने क्या करा कि एक टेबल बनाई अपने पास, और उस टेबल में लैक ऑफ प्रैक्टिस में आपने पॉइंटर को रख दिया। ठीक है, सही है। उसी की तरीके से आपके स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस थे, पर आपको उसमें चीज़ें ही ध्यान नहीं आ रही कि स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती थी, तो इसका मतलब आपका वहाँ पे कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपका वहाँ पे रिवीजन की लैक था, तो उसको आपने यहाँ पे रख दिया स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये टेबल आपने अगर बना ली तो उस टेबल के बाद क्या इस टेबल पे काम करना शुरू कर दोगे? नहीं यार, अभी आपके पास बहुत लंबा सिलेबस पड़ा है, तो आपने बस अपना टेस्ट का एनालिसिस करा, ये टेबल बना के रख दी, और नेक्स्ट टेस्ट पे कूद गए, नेक्स्ट आगे बढ़ गए। ठीक है, मैं अपना शेड्यूल क्या था, मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स, सैटरडे को रिवीजन, और संडे में टेस्ट। संडे में टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद ये एनालिसिस किया, और अगले दिन से वापस से लेक्चर्स चालू कर दिए। ठीक है, आपको एक ही टेस्ट के पीछे नहीं पड़े रहना। लाइक अगर आपने एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पक्का कर लिया, पर उसको पक्का करने में आपने 20-25 दिन निकाल दिए, तो ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन गई पानी में, है कि नहीं? तो ये जो आपने टेबल बनाई है, जो आपने डेटा इकट्ठा किया, ये डेटा आपके काम में कब आएगा? ये डेटा आपके काम में आएगा साइकिल 2 में। लाइक साइकिल 2 क्या थी अपनी? 2 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट, और तीसरे दिन में उस सब्जेक्ट का टेस्ट, है ना? जब तीसरे दिन में उस सब्जेक्ट का टेस्ट था, 2 दिन में अपना सिलेबस आपने कंप्लीट करना था, तो उस सिलेबस में आपने ये जो टेबल होगा, ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। ये टेबल आपको हेल्प करेगा कि लाइक आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको ध्यान में रहेगा इस टेबल को देख के कि ये चीज़ थी जिसने पहले मेरे को प्रैक्टिस में दिक्कत दी थी, ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट थे जिनकी कम प्रैक्टिस के कारण मेरे पिछली बार क्वेश्चंस गलत हुए थे, तो इस बार मैं इनकी प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा इन 2 दिनों में, और इनके रिवीजन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा। ऑल्दो आपको करने सारे टॉपिक्स हैं, पर ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये आपके सामने हाईलाइटेड रहेंगे कि दीज आर द मेन रूट कोज जिनकी वजह से पिछली बार मेरे मार्क्स घटे थे, और इस बार मेरे को इनके मार्क्स घटने देने नहीं। ठीक है, तो दिस इज द एम ऑफ द एनालिसिस। अब आपको समझ में आ गया कि आपको एनालिसिस कैसे करना है, गलतियां कैसे निकालनी है, और फिर उन गलतियों को ठीक कब करना है। ठीक है, ये समझो कि गेट जो है ना, गेट इज अ लॉन्ग मैराथन, ये गेट इज नॉट अ शॉर्ट मैराथन कि आपने एक टॉपिक को पक्का करने में ही काफी मतलब 6 महीने निकाल दिए। गेट इज नॉट लाइक दैट, गेट इज अ लॉन्ग मैराथन, इट इज अ लॉन्ग पिक्चर। ठीक है, जहाँ पे आपको करते रहना है, गलतियां निकालती रहनी है, उनको ठीक भी करते रहना है पैरेलल में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल टेस्ट का एनालिसिस। अब आपके मेजर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्स में, जो जो ध्यान रखने होते हैं आपको? फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पूरे टेस्ट को अगर लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना है तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। यू शुड नो कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, किस क्वेश्चंस को करना है,
किस क्वेश्चंस को अभी के लिए स्किप करना है कि मैं लास्ट में जाके करूँगा। अगर इसके ऊपर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। बाकी अगर इसको यहाँ पे डिस्कस किया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंड दूसरा इज़ द न्यूट्रल मेंटल स्टेट, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि आपके टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट इज न्यूट्रल मेंटल स्टेट। लाइक कि टेस्ट सीरीज देते हुए अपना होता क्या है कि लाइक मेंटल स्टेट अपनी ना काफ़ी डायनामिक होती है। लाइक कि अगर अपने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो अपन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, खुशी की फीलिंग आ जाती है। खुशी की फीलिंग के कारण भी सिली मिस्टेक्स अपने बढ़ जाते हैं। या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो भी हमारी अगर मेंटल स्टेट वीक है तो अपन डीमोटिवेट हो जाते हैं और आने वाले क्वेश्चंस में आते हुए क्वेश्चंस भी अपने सॉल्व नहीं होते फिर। ठीक है, तो ये दोनों ही कारण गलत है। अपनी मेंटल स्टेट इतनी न्यूट्रल होनी चाहिए, इतनी रिजिड होनी चाहिए, इतनी बोल्ड होनी चाहिए कि अगर आगे वाले सबसे फर्स्ट के 4 क्वेश्चंस भी अगर आपसे सॉल्व नहीं हुए तो 5th क्वेश्चंस भी आप उस तरीके से अटेम्प्ट करो जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। ठीक है, अगर आपसे स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है टेस्ट में, 10 में से अगर 8 क्वेश्चंस बन भी गए तो भी 9th क्वेश्चन आप इस तरीके से देखो कि जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखे थे, इतनी न्यूट्रल स्टेट के साथ में। ठीक है, तो एग्जाम में उस एग्जाम के टाइम में कोई भी इमोशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी टाइम मैनेजमेंट हो गया, न्यूट्रल स्टेट हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्यूरिंग नो इमोशंस एट ऑल। एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अगर एक्सट्रीम हैप्पीनेस होगा तो वो भी आपसे गलती करवा देगा, और अगर एक्सट्रीम सैडनेस होगा तो वो भी आपसे गलतियां करवा देगा। ठीक है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस के कारण क्या हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस का कारण क्या हो सकता है कि आप स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो आपसे आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं, तो आपके मन में खुशी आ जाएगी जिसके कारण आपका सिली मिस्टेक हो जाएगा। और एक्सट्रीम सैडनेस का कारण क्या हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट अपना कवर हो गया। कवर नहीं हुआ मतलब टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। You should know which question to attempt first। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए, किस क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ना। सेकंड, हाउ मच टाइम टू स्पेंड ऑन ईच क्वेश्चन। ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन पे कितना टाइम हम स्पेंड करें, ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इनको अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानना है ना तो मेंशन कर देना, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो। ठीक है, नाउ यहाँ पे अपने मेजर फैक्टर्स कवर हो गए। नाउ द नेक्स्ट इज कि व्हाट इफ आई नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन द टेस्ट। कि लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट ही नहीं करते, ये सोच के कि अगर मैं अभी टेस्ट दूंगा, अभी मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मार्क्स कम आएंगे, या फिर जब मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी देन आई विल स्टार्ट टेस्ट सीरीज ताकि मेरे मार्क्स अच्छे हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आप किसी
टेस्ट सीरीज को अभी से फॉलो नहीं कर रहे हैं, वीकली टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आई विल से कि अभी से वीकली टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। मंडे टू फ्राइडे जो आपने पढ़ा उसका टेस्ट आपका इस संडे में होना ही चाहिए। नो मैटर कि आपके मार्क्स कम आए या फिर नेगेटिव में आ जाए, नो मैटर, पर आपको टेस्ट देना है। टेस्ट दोगे, गलतियां पता चलेंगी, गलतियां पता चलेगी, उनको सुधारोगे तो मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये जो टेस्ट के मार्क्स है ना, ये सिर्फ तुम्हारे खुद के मार्क्स हैं, इस पे अशेम्ड होने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना कि व्हाट इफ़ यू नॉट स्कोर मार्क्स इन टेस्ट, इसमें क्या है, डू नॉट थिंक अबाउट इट। ठीक है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ टेस्ट देना। तो इसके बाद अगर कोई टेस्ट सीरीज़ में अगर आप अभी तक इनरोल्ड नहीं है, तो हमारी खुद की टेस्ट सीरीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ है, वीकली टेस्ट इसमें आते हैं। और अगर आप किसी टेस्ट सीरीज़ में इनरोल्ड हैं, किसी कोचिंग की, किसी कंपनी की टेस्ट सीरीज़ में इनरोल्ड हैं और आपने हमारे टेस्ट भी दिए हैं, तो आई एम श्योर कि अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ उनसे ज़्यादा नहीं लगी होगी तो किसी भी कारण से उनसे कम भी नहीं लगी होगी। ठीक है, लाइक कि अपने जो टेस्ट सीरीज़ का पोर्टल था, इंटरफेस है, वो ये इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ, नीचे ऑप्शंस आते हैं, क्वेश्चंस नंबर दिखता है, MCQ, MSQ, NAT है, टाइप ऑफ द क्वेश्चन है वो भी दिखता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है ये भी दिखती है। आपको क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करने का भी ऑप्शन आता है, शायद इसमें दिख नहीं रहा है। जैसे ये ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू, नीचे होगा मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन, तो यहाँ पे अभी रिव्यू में 0 क्वेश्चन है, तो मार्क फॉर रिव्यू का भी ऑप्शन दिखता है। इसमें बस एक ही कमी है, वो है यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर की कमी, जो एक स्टूडेंट ने मेरे को सजेस्ट किया कि भैया आप इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर भी इंटीग्रेट कर दो, और वो भी मैं इंटीग्रेट कर दूंगा नेक्स्ट टेस्ट से पहले। जो अपना फर्स्ट टेस्ट हुआ था वो आई थिंक 2 वीक्स पहले हुआ था, उस टाइम पे ये नेगेटिव मार्किंग वाला यहाँ पे नहीं था और ये टाइप ऑफ द क्वेश्चंस वाला भी यहाँ पे नहीं था। तब स्टूडेंट्स ने कहा कि भैया यहाँ पे अगर ये क्वेश्चंस का टाइप पता चल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे ये टेस्ट देते हैं फिर सबमिट करते हैं तो आपको इसके सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो क्वालिटी के टेस्ट मिलने वाले हैं, हर संडे को प्रॉपर टेस्ट होने वाले हैं। 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, 3rd टेस्ट इज़ ऑन द अपकमिंग संडे विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टेस्ट सीरीज़ पूरे साल भर चलेगी और पूरे साल भर फ्री रहेगी, तो आई डोंट थिंक कि इस टेस्ट सीरीज़ को मिस करने का कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, आपको इस टेस्ट सीरीज़ को एक्सेस कैसे करना है, ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है tinyurl.com/gatewitharpit। इस वेबसाइट पे चाहिए आपको ऐसा पोर्टल मिलेगा। इस पोर्टल पे आप यहाँ पे अपना नाम डालिए, यहाँ पे आप अपना एक्सेस कोड डालिए। एक्सेस कोड हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग होगा। एक्सेस कोड पे यहाँ पे क्लिक करेगा और आपको लिस्ट दिख जाएगी सारे टेस्ट की। लाइक ये टेस्ट अपना 2 है, सी प्रोग्रामिंग टेस्ट 2 विच इज़ ऑफ मॉडरेट लेवल, एंड फिर आपको टेस्ट दिख जाएंगे सारे। फिर टेस्ट पे आप क्लिक करिएगा और टेस्ट दे सकते हैं। किसी भी टेस्ट को आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और हर संडे को नया टेस्ट लाइव हो जाएगा, और नया टेस्ट लाइव होगा तो पुराने टेस्ट हटाए नहीं जाएंगे। आप पुराने टेस्ट भी दे सकते हैं, नए टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो यूनिक टेस्ट कोड है, एक्सेस कोड है, ये एक्सेस कोड कैसे मिलेगा, इसके क्या पैसे लगेंगे? नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा कोई भी। अगर आपको एक्सेस कोड चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। फिर आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट क्लिक करना है और स्क्रीनशॉट को ये @arpitgate टेलीग्राम पे भेज देना है। ठीक है, टेलीग्राम पे आप ऊपर सर्च करेंगे अर्पित गेट डाल के, तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट दिखेगा, मेरे नाम से दिखेगा, अर्पित यादव नाम से दिखेगा। वहाँ पे आप इसको DM कर दीजिए, मैं आपको एक्सेस कोड सेंड कर दूंगा इंस्टेंटली। ठीक है, अब जब भैया ये फ्री था तो आपने एक्सेस कोड वाला फीचर रखा क्यों? आप सबके लिए भी तो कर सकते थे। ठीक है, ये इसलिए रखा है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने फ्री टेस्ट सीरीज़ बनाई है, तो मैं बर्न यहाँ पे कर नहीं सकता, ज़्यादा पैसा अपना बर्न नहीं कर सकता, ऑब्वियस फॉर द ऑब्वियस रीज़न आई एम नॉट अर्निंग एनी मनी। तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटाबेस है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। डेट्स वाई आई वांट टू गिव दिस टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट प्रेफरेंस टू माय सब्सक्राइबर्स। ठीक है, जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देना चाहता हूँ। डेट्स वाई मैंने ये एक्सेस कोड वाला रखा है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, what are these are the additional features that you will get in this test series. First is the live test discussion over YouTube. ठीक है, संडे को टेस्ट होता है और संडे की रात को ही अपना YouTube पे लाइव डिस्कशन चालू हो जाता है, जैसे कि अपना वीकली टेस्ट 2 का था। ठीक है, 1.5 घंटे का पूरा डिस्कशन गया था, जिसमें आपके जो भी टेस्ट में क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस पूरा डेप्थ में डिटेल में सॉल्व किया था, आंसर को निकाला था। ठीक है, वहाँ पे आपको सुबह में आप टेस्ट दोगे और रात को ही उन टेस्ट का सॉल्यूशंस भी आपको डिस्कस्ड हो जाए। ठीक है, टेस्ट आपका 4 बजे के बाद में, जिस दिन टेस्ट होता है उसके 4 बजे के बाद में आपके टेलीग्राम पे
ऑफिशियल अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपने टेस्ट की इस तरीके की सॉल्यूशंस की पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाती है, जाके आप टेस्ट के सॉल्यूशंस अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चंस एक साथ में एक्सेस कर सकें और इसको अपने पास में सेव करके भी रख लीजिएगा। तो डिटेल पीडीएफ सॉल्यूशन इन ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज़ है जो कि मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक इसमें टेस्ट में इन टेस्ट को अगर आप नहीं देते हैं तो देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रीज़न टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और इसके बाद में अपने ऑफिशियल टेलीग्राम के हैंडल्स हैं, दिस इज़ अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड दिस इज़ अवर टेलीग्राम चैनल। इन दोनों के अलावा कोई भी अपना हैंडल नहीं है, व्हाट्सएप पे भी कहीं नहीं, और कोई भी तीसरा या चौथा कोई भी सेपरेटेड ग्रुप किसी के लिए भी नहीं बनाया गया है। तो इस तरीके के जो ग्रुप्स वाले बातें चलती रहती है ना, उनके बीच में मत पड़िएगा। ये QR कोड को स्कैन करके भी आप अपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप ऊपर टेलीग्राम पे सिर्फ इतना सर्च करेंगे गेट विद अर्पित तो आपको एक ही ग्रुप दिखेगा। गेट विद अर्पित चैनल करेंगे तो आपको एक ही चैनल दिखेगा, तो आप इनको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ये जो अपना फ्री इनिशिएटिव चल रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि मेरे को कांस्टेंट मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरीके से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।